हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। मुझे लगता है आपने पिछली सारी क्लासें अच्छे से देख ली होंगी और उनमें आपका कोई डाउट अभी तक तो नहीं आया है। और मैं आपसे एक बात ये और कहूँगा कि डाउट के अलावा और भी कोई जैसे बात हो क्लास में, तो जैसे क्लास के चीज़ों को लेकर के, तो आप वो भी बता सकते हैं कि क्लास यहाँ सही नहीं बन रही है या इस तरीके से नहीं बन रही है, आवाज़ में कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है या लाइटिंग की समस्या है ना? तो अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं चीज़ों को सही कैसे करूँगा? ठीक है। चलिए, तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक का जो भी ऐतिहासिक योगदान है हम उसे पढ़ चुके हैं। ऐबक के बाद अगला शासक आता है आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी। 1210 ईस्वी। ठीक है। तो ये सिर्फ 8 महीने का शासक था। 8 महीना। इतिहासकारों में मतभेद यह है कि कोई तो इसे ऐबक का पुत्र कहता है और कोई कहता है कि यह ऐबक का भतीजा था, लेकिन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, यह बात कहता है मिन्नाज उसराज। तो इसके समय में 3 काम हुए थे। पहला काम था बंगाल स्वतंत्र हो गया था। पहले बंगाल ऐबक के समय में दिल्ली को कर देता था। अली मदन खां बंगाल का शासक था, लेकिन आराम शाह के समय में बंगाल स्वतंत्र हो गया था। पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ कि इसका शासनकाल 8 महीने का था। शासनकाल 8 महीने का था। तीसरी बात है इसके बारे में तीसरी बात है जूड़ या जड़ का युद्ध। कहीं से जुड़ कहते हैं, कहीं से जड़ कहते हैं, के युद्ध में इल्तुतमिश ने इसे हराया और स्वयं शासक बन गया। तो ये था आराम शाह के बारे में एक 3 पॉइंट की बात। अब आगे देखिए इल्तुतमिश। 1210 से लेकर के 1236 तक। हम इसके हिस्से कर लेते हैं। जैसे हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात है इसका परिचय क्या था। ठीक है। इसका प्रारंभिक नाम, माता पिता जो भी है उसका परिचय क्या था। फिर जब इसने सिंहासन प्राप्त कर लिया, सिंहासन रोहण, तब की कुछ घटनाएं हैं। सिंहासन पाने के बाद इसकी कुछ प्रारंभिक चुनौतियां थी या प्रारंभिक कठिनाइयां। और इन्हीं हम पढ़ेंगे मंगोल आक्रमण वाला हिस्सा। मंगोल आक्रमण का खतरा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसका प्रशासन, फिर सांस्कृतिक एवं स्थापत्य में योगदान। ठीक है। हमारे ये सारे पॉइंट रहेंगे और इन्हीं के आधार पर हम इल्तुतमिश का पूरा मूल्यांकन करेंगे। अब एक क्वेश्चन इल्तुतमिश के बारे में लॉन्ग में ही आता है, क्यों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है?
तो हम इसका आंसर तो तभी दे पाएंगे जब हम इल्तुतमिश को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दास भी था, ठीक है। लेकिन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक न मान करके इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी क्या रीजन है? एक रीजन तो यह है कि इसने प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बनाया, एकता व्यवस्था की स्थापना की, ठीक है। अगली बात, इसने मुद्रा व्यवस्था प्रारंभ की। अगली बात, एक मजबूत सैनिक संगठन बनाया। अगला पॉइंट यह है कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने कई प्रकार की नीतियां अपनाई, जैसे किसी से संधि करना, किसी से विवाह करना, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। क्लियर? चलिए हम सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय में देखिए, इसके नाम का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश के नाम का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। यह इल्बरी जाति का था। इल्बरी जाति का तुर्क था। इसके वंश का नाम था शमशी। इल्बरी जाति का था, इसका वंश था शमशी। इसके पिता का नाम है ईलम खां। इसका निवास स्थान या जन्म स्थान था, जहां यह अपने जन्म के समय रहता था, गजनी। गजनी। तो हुआ क्या, इल्तुतमिश एक आकर्षक बालक था, एक आकर्षक बच्चा था अपने टाइम का। तो इसके भाइयों को इससे ईर्ष्या होती थी। इसके भाई इसे एक दिन दास बाजार में जाकर के बेच आए। वहां बेचने के बाद एक दिन गौरी ने इसे दास बाजार में देखा और इसे खरीदने की मांग की। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने इसे खरीदा था पहले, जो भी इसका पहले मालिक था, उसने इसे बेचने से मना कर दिया। तब गौरी ने इसके लिए 1000 सोने की मुद्राओं की पेशकश की थी। लेकिन उस इंसान ने मना कर दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। तो गौरी ने पूरे गजनी में इल्तुतमिश के बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। अगली बार ऐबक के समय में, अगली बार ऐबक जब गजनी में था, तो इल्तुतमिश को उसने अपनी सेना में भर्ती किया और इसके आकर्षक को देखते, इसकी युद्ध कौशल को देखते हुए भी ऐबक ने इसे दिल्ली ला करके इसे खरीदा फिर, क्योंकि गजनी में तो इसके खरीद फरोख्त पर रोक थी। गजनी में तो इसके खरीदने बेचने पर रोक थी, इसीलिए इसे दिल्ली लाया गया। पहले दिल्ली ला करके फिर इसे खरीदा गया 1 लाख जीतल में। इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा गया। इसका खरीद मूल्य क्या था? 1 लाख जीतल, ठीक है। इसे खरीदने के बाद इसे जो सबसे पहली महत्वपूर्ण पद मिला, ऐबक ने इसे जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पद दिया, वो था सरे जहांदार। इसे जो पहले पद पे नियुक्त किया गया वो था सर ए जहांदार।
अंगरक्षकों का प्रमुख। क्लियर? ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी से की, अपनी पुत्री की शादी की, तो यह उसका दामाद हो गया और उसका दास भी था। 1205 और 6 में, 1205 और 6 में जब गौरी खोखरों से युद्ध लड़ रहा था, तब इल्तुतमिश और ऐबक ने दोनों ने उसकी सहायता की थी। तब गौरी ने, देखिए, तब गौरी ने ऐबक को आदेश दिया, तब गौरी ने ऐबक को आदेश दिया कि इल्तुतमिश को उसकी दासता से मुक्त कर दिया जाए और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो 1205-6 में यह दासता से मुक्त हो गया, दासता से मुक्त हो गया, और इसे ऐबक ने इसे उपाधि दी अमीर उल उमरा। ठीक है, इसकी अन्य उपाधियां और हैं, वो भी लिख लीजिए साथ ही साथ में। इसकी अन्य जो उपाधियां हैं वो भी लिख लीजिए। ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर की भूमि का रक्षक, सुल्तान आजम, सुल्तान आजम, अमीर उल उमरा, ईश्वर की भूमि का रक्षक, सुल्तान आजम, ये इसकी उपाधियां हैं, नोट करिए। देखिए बच्चों, अगर क्लास ज्यादा बड़ी होगी तो इसे हम शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट का मतलब है कि हम इसे 2 भागों में पढ़ लेंगे। 2 भाग, जैसे इल्तुतमिश को हम 2 भागों में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी चीजें बड़ी हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो 30-35 मिनट की क्लास के बाद हम अगली क्लास इसके लिए और लाएंगे फिर, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये इसका प्रारंभिक परिचय था। अब देखिए सिंहासन रोहण। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का इक्तेदार था, यह बदायूं का इक्तेदार था। यानी कि जो बदायूं एक हिस्सा था साम्राज्य का, उसका प्रमुख था। ठीक है, फिर इसने जूड़ के युद्ध में आराम शाह को हराकर सत्ता प्राप्त की। ठीक है, आराम शाह को हराकर इसने सत्ता प्राप्त की। यह
पहला इल्बरी तुर्क शासक था। पहली बात। दूसरी बात, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, क्योंकि ऐबक सुल्तान नहीं था। ऐबक एक सिपह सालार या मलिक था सिर्फ। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, ये चीजें नोट करते जाइए अच्छे से। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसमें अगला पॉइंट है, पहला सुल्तान कहां का? दिल्ली का, जिसने खलीफा से खिलअत, खिलअत का मतलब होता है विशेष वस्त्र, ठीक है, और स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। खलीफा कहते हैं मुसलमान समुदाय में, मुसलमान धर्म में मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक गुरु, उसे क्या कहते हैं? खलीफा। ठीक है, तो खलीफा से खिलअत प्राप्त की, यानी कि एक विशेष प्रकार का वस्त्र और स्वीकृति पत्र कि मैं आपके ब्याह में इस हिस्से पर आपके नाम से शासन करना चाहता हूं, आप मेरी इस बात को स्वीकार करिए और मुझे इस बात की अनुमति दीजिए। तो ये काम सबसे पहले करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, अब ये खिलअत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? यह जानकारी कहां से मिलती है? एक किताब है तबकात ए नासिरी, मैंने लिखाई थी तबकात ए नासिरी। अब आपको एक काम ये करना है कि इस क्लास को जब आप देखें तो इसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है कि तबकात ए नासिरी किस लेखक की किताब है। इस लेखक का नाम लिख के भेजना है। ठीक है, तबकात ए नासिरी किस लेखक की किताब है। क्लियर? अगला पॉइंट है यहां, यह राजधानी को दिल्ली लाया। इससे पहले कहां थी ऐबक के टाइम पर? ऐबक के समय कहां थी? लाहौर में। लाहौर से कहां ले आया? दिल्ली। और ये पहला वैधानिक सुल्तान था। वैधानिक का मतलब है कि जिसे खलीफा की वैधता मिल गई हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वैधानिक सुल्तान। तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था। और इसे देखो, इसमें एक पॉइंट और, इसे दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक भी कहते हैं। क्लियर? ये नोट कर लीजिए अच्छे से। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, इसने खलीफा के नाम के सिक्के भी चलाए।
टका, जीतल, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे तो सिक्के की पूरी मुद्रा व्यवस्था को देखेंगे। इसने खलीफा के नाम के सिक्के भी चलाए। और खलीफा की स्वीकृति लेने के दो लाभ होते थे। पहली बात तो ये थी कि भारत में मुस्लिम समुदाय एक बहुत छोटे हिस्से में था, ठीक है, एक बहुत छोटे स्तर पर था। तो उस मुस्लिम समुदाय की स्वीकृति के लिए भी खलीफा, उस मुस्लिम समुदाय की स्वीकृति भी इसमें शामिल हो जाती थी। फिर यानी अगर खलीफा से स्वीकृति ले ली है तो मुस्लिम समुदाय की स्वीकृति भी इसमें शामिल हो जाती थी, पहली बात। दूसरी बात, उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग जो था, उलेमा वर्ग भी इससे संतुष्ट रहता था कि चलो ये इंसान या ये जो व्यक्ति शासक बना है, ये कम से कम इसने खलीफा से स्वीकृति ली है, जिसे हम सब मानते हैं, उसे भी ये मानता है, ठीक है। जिससे उसके शासन की एक नींव, जो कहते हैं, एक नींव का मजबूत होना ज्यादा सही लगता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें ये था इसका प्रारंभिक परिचय। के बाद सिंहासन के बाद जो इसकी उपलब्धियां हैं या जो इसके कार्य हैं या जो भी घटनाएं हैं मुख्य मुख्य, वो सारी बातें हैं। अब देखिए इल्तुतमिश की समस्याएं। इल्तुतमिश की समस्याएं, यह इसका शासनकाल देख लीजिए। इल्तुतमिश का शासनकाल, इसके शासनकाल के 3 हिस्से हैं, 3 चरण हैं। क्या क्या? पहला चरण है 1210 से लेकर के 1220 तक। इसमें क्या है? इसके अपने प्रतिद्वंदियों, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने 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 प्रतिद्वंदियों का विरोध और उनका समाधान। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए, 1220 से 1229 तक मंगोल खतरे का समाधान एवं अन्य समस्याओं का निराकरण, एवं अन्य समस्याओं का एवं अन्य समस्याओं का निराकरण। नंबर 3 देखिए, 1229 से 1236 तक साम्राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इसका पहला चरण पढ़ते हैं, 1210 से लेकर के 20 तक अपने प्रतिद्वंदियों का विरोध और उनका समाधान। ठीक है, यह इसकी प्रारंभिक कठिनाई थी। तो इसकी पहली कठिनाइयों में क्या क्या थे? एक तो कोवाचा था, उससे पहले था यल्दोज। तो इसे कैसे खत्म किया?
यल्दोज कहाँ शासन करता था? गजनी पर। इसे कैसे खत्म किया? 1215-16 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। 1215-16 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें यल्दोज को बंदी बना लिया गया। फिर बाद में मार दिया गया। ठीक है। अगला था कुवाचा। इसे कैसे खत्म किया? कुवाचा शासन करता था सिंध और मुल्तान पर। तो इल्तुतमिश ने कुवाचा के क्षेत्र पर आक्रमण करके इसके कुछ हिस्से जीत लिए थे। तो कुवाचा ने अपने पुत्र बैराम मसूद को इल्तुतमिश के पास भेजा। 1227 में इल्तुतमिश के पास भेजा शांति के लिए। लेकिन इल्तुतमिश ने इसके पुत्र की हत्या कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर कुवाचा ने 1228 में सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी। में सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इसका यल्दोज मारा गया और कुवाचा मारा गया। ठीक है। इसके लिए समस्या राजपूत भी थे, लेकिन राजपूतों के प्रति उसकी नीति 1229 के बाद ज्यादा कठोर हो जाती है। वो हम पढ़ेंगे तीसरे हिस्से में। अब अगली बात है मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल आक्रमण का खतरा। ये 1221 से लेकर के 24 के बीच की बात है। 1221 से लेकर के 24 के बीच की बात है। मंगोल जाति बड़ी खूंखार होती है और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लूटपाट मचाने वाली होती है। तो मंगोल नेता था चंगेज खान उर्फ तैमूचिन। इसका पूरा नाम देख लीजिए अच्छे से, तैमूचिन। चंगेज खान इसे कहते थे। इसका पूरा नाम है, इसका पहला नाम है तैमूचिन। तो मंगोल का मतलब है मंगोलिया वाला हिस्सा। ठीक है। आज भी मंगोलिया अगर आप मैप में देखेंगे तो रूस और चीन के बीच में एक स्थल रुद्ध देश है। और स्थल रुद्ध का मतलब होता है एक ऐसा देश जो हर तरीके से भूमि से ही घिरा हो, उसके सीमा पर कहीं पर भी कोई समुद्र ना हो। जैसे नेपाल है, भूटान है, ये दोनों भी क्या है, एक प्रकार के स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मंगोलिया है, एक स्थल रुद्ध देश है। और आज भी वो गोभी का रेगिस्तान आज वहाँ फैला हुआ है और वहाँ ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं होती हैं। वहाँ कोई इतना ज्यादा विकास नहीं है, कोई ज्यादा खेती नहीं होती है इतनी अच्छी तरीके से। ठीक है। तो आज भी वहाँ जनजातियां घूमते फिरते रहती हैं। बंजारे प्रकार की जनजातियां वहाँ होती हैं आज भी।
ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, अपनी आजीविका के लिए। तो ऐसे ही मंगोल नेता चंगेज खान और उसका जो ग्रुप था वो करता था कि वो और जगह जाकर के लूटपाट करता था, खास करके मध्य एशिया वाले हिस्सों में, मध्य एशिया के देशों में, ईरान में, इराक में, बलूचिस्तान, ईरान में, इराक में और ताजिकिस्तान वगैरह में। ठीक है, तो इस समय ईरान का पहला नाम था फारस या पर्शिया। इस समय ईरान में जलालुद्दीन ख्वारिज़्मी शाह का शासन था और इसका पुत्र था जलालुद्दीन मंगवर्णी। जैसे ही मंगोल नेता चंगेज खान ने ईरान पर आक्रमण किया, ईरान पर जैसे ही आक्रमण किया, ख्वारिज़्मी शाह कैस्पियन सागर की तरफ, यानी पश्चिम की ओर कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। यह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और जलालुद्दीन मंगवर्णी ये कुवाचा वाले हिस्से में आ गया। अभी कुवाचा का अंत नहीं हुआ था, ये 1221 की बात है। ठीक है, जो 24 तक चलेगी, और कुवाचा का अंत होता है 1228 में जाकर के। ठीक है, तो कुवाचा के पास आ गया। सिंध के पंजाब में कुवाचा और खोखरों के बीच वैसे ही संघर्ष हो रहा था। तो यहां आकर के मंगवर्णी ने अपना एक दूत अनाइल मुल्क सॉरी आइनुल मुल्क है, आइनुल मुल्क को इल्तुतमिश के पास भेजा। मंगवर्णी ने अपना एक दूत आइनुल मुल्क को इल्तुतमिश के पास भेजा कि वो मंगोल आक्रमण के विरुद्ध या मंगोलों के प्रति मेरी सहायता करे। लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी सहायता करने से, उसकी दूत की हत्या कर दी और उसकी सहायता करने से मना कर दिया, क्योंकि वह चंगेज खां से किसी प्रकार की सीधी लड़ाई नहीं चाहता था। और जबकि इससे पहले ही चंगेज खां अपना एक दूत भेज चुका था दिल्ली कि अगर तुमने मंगवर्णी की सहायता की तो मैं सबसे पहला आक्रमण तुम पर ही करूंगा। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपनी दूरदृष्टि से, अपनी दूरदर्शिता से इस बात को जाना कि अगर मैंने मंगवर्णी की सहायता की तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। अभी नए स्थापित राज्य के लिए एक बड़ा आक्रमण और ऐसा खूंखार आक्रमण होना सही नहीं है। इसीलिए उसने मंगवर्णी की कोई सहायता नहीं की और मंगवर्णी को सिंध से वापस जाने को भी कहा। ठीक है, 3 साल बाद मंगवर्णी सिंध से वापस चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद मंगोल आक्रमण का खतरा भी हट जाता है। तो ये था इल्तुतमिश का पहला हिस्सा। ठीक है, तो ये था इल्तुतमिश का पहला हिस्सा। इसका दूसरा हिस्सा हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी चीज़ें और बाकी हैं, तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में रखने का सोचा है। ठीक है, जिससे कि आपके लिए भी सहूलियत रहेगी और आपको देखने में भी कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास देखने में काफ़ी सारी बोरियत होती है, तो कोई भी बातचीत का
साधन नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रहता है, लेकिन ये फोकस का होना भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर? बच्चों अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।